कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है अमृत काल चल रहा है भारतीय प्रजातंत्र का, और उस अमृत काल के अंदर भारत में कैसी व्यवस्था दी गई। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लो तो तुम बच जाओगे, वरना ईडी और सीबीआई से जेल के शिकंजों में डाल दिए जाओगे। मैं बहुत चिंतित होकर कभी कभी ये सोचता हूँ, युक्त समाज भारत को किस तरीके से राम राज्य की ओर ले जाएगा। जो समाज सत्ता के संरक्षण में शोषित पोषित इस मुल्क का सभ्य और समृद्ध तबका सुविधाओं का त्याग नहीं करना चाहता, सुविधा त्याग करके पीड़ाएं झेलने की क्षमता समृद्ध और संपन्न तबका जो सत्ता के संरक्षण में बना वो खो चुका है। इसलिए भारत ने आजादी की कल्पना ही खो दी है। ऐसा समाज क्या आज नहीं लग रहा है? क्या आज नहीं लग रहा? प्रजातंत्र में सरकारें लोगों के विश्वास को जीतकर उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा की गारंटी, उनको भय मुक्त समाज की सुरक्षा की गारंटी। और मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है अमृत काल चल रहा है भारतीय प्रजातंत्र का, और उस अमृत काल के अंदर भारत में कैसी व्यवस्था दी गई। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लो तो तुम बच जाओगे, वरना ईडी और सीबीआई से जेल के शिकंजों में डाल दिए जाओगे। मैं बहुत चिंतित होकर कभी कभी ये सोचता हूँ, युक्त समाज भारत को किस तरीके से राम राज्य की ओर ले जाएगा। जो समाज भयग्रस्त हो, भयग्रस्त, और सरकारें भयग्रस्त समाज की मानसिकता बनाकर किस तरीके से भारत में राम राज्य को, किस तरीके से भारत में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की व्यवस्थाओं को कायम करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं क्या होगी, परंपराएं क्या होगी, कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो पुरानी परंपराओं के व्यापारी हैं। भारत के जनमानस में धूल झोंक कर हम परंपराओं के सबसे बड़े सेलर परचेजर। आओ हम ही तो परंपराएं जिंदा रखेंगे। ये भ्रमवती देश के जहन में पैदा करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने का एक मात्र मंत्र भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सत्ता के हाथ में है। और अब तो ऐसा लगने लगा है देश थक गया और निराश हो गया। क्या परिस्थितियां बन गई देश में। होली मना रहे हैं, होली मनाते समय मैं कई बार कहता हूं होली का मतलब अपने आप में लोकतंत्र है। हमारे यहाँ सतयुगकालीन व्यवस्था भी लोकतंत्र की व्यवस्था थी। कौन कहता है दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र अमेरिका में है। हमने संविधान कोई आयरलैंड से, कोई इंग्लैंड से उधार लिया हो। हमारे यहाँ तो संविधान सनातन परंपराओं और महापुरुषों की जीवन की सलाखाओं से, उनके विचारों की एक एक उससे हमारा संविधान निर्मित हुआ, परंपराएं निर्मित हुई। और होली प्रजातंत्र का त्योहार है। कभी आप लोगों ने विचार किया आज भारत लिखित संविधान से चलता। ये सारी बात मुझे आज प्रबुद्ध जन के सामने इसलिए कहने की आवश्यकता पड़ गई। आज हिरण्यकश्यप परंपरा विरोधी राजा तो नहीं है, लेकिन आज का राजा संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। जो उनके सामने समर्पित है वो दूध का धुला है। जो समर्पित नहीं है उसको साम दाम दंड भेद भयग्रस्त किया जावे। और इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, होली मन गई, होली जल गई, सुबह सुबह सारा शहर गुलाल में तरंग तरंग बदरंग हो जाएगा, एक दूसरे से गले मिलेगा। आओ भाईचारा मनाओ, भूलो। ऐसे ही थोड़ी बन गई। साधारण घटना थी, होली का आ गई, जल गई, प्रहलाद बच गया। इसके पीछे बहुत बड़ी सनातन मान्यता है। हिरण्यकश्यप नाम का राजा तो था ना हिरण्यकश्यप। आप तो उसके जीवन काल को, उसके शासन की व्यवस्थाओं को जानते नहीं। जो चल रहा है चलने दो, मोदी साहब की तरह राज कर ही रहा होगा।
लेकिन उसके शासन की परंपराओं में एक बात कायम हो गई थी। आज भारत लिखित संविधान से चलता है, तत्समय भारत आध्यात्मिक विधान से चलता था। ईश्वर की सत्ता, ईश्वर को मानने वालों की नैतिक सत्ता और वो परंपरा जो समाज में सद्भाव और रीति रिवाज को कायम करती है, सबको मर्यादा के बंधन में बांधती है, उस परंपरा का वाहक भारत का शासक होगा। और तब हिरण्यकश्यप ने सत्ता के मद में, अभिमान में अपनी ताकत इस तरीके से ईश्वरीय सत्ता से प्राप्त कर ली, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न तीर से मरेगा न तलवार से मरेगा, न इंसान से मरेगा न जानवर से मरेगा, न घर में मरेगा न बाहर मरेगा, न आसमान में मरेगा न धरती पर मरेगा। तब लगा मरेगा ही नहीं। अब मोदी साहब तो हारने वाले ही नहीं है, मरेगा ही नहीं। और तब उसने परंपराओं को तोड़ा। भारत के संविधान की परंपराएं जो नैतिक सत्ता अध्यात्म की थी, उस व्यवस्था को चुनौती दी। अब कोई भगवान और कोई अध्यात्म की व्यवस्था और सद आचरण समाज की व्यवस्था नहीं। अब तो हिरण्यकश्यप जाएगा, वो व्यवस्था होगी। जनता तब भी भयभीत हो गई होगी, लेकिन राजा के घर में ही विद्रोह की चिंगारी फूट गए कि कोई प्रजातंत्र की व्यवस्था को, संविधान को, आध्यात्म की, ईश्वर की सत्ता की व्यवस्था को चुनौती देगा तो चाहे हिरण्यकश्यप मेरा पिता ही क्यों न हो, उसका बेटा प्रहलाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए झंडा उठाएगा, झंडा उठाएगा। ये परंपरा है जो इसका। और जब उस परंपरा पर एक व्यक्ति ने मसाल हाथ में पकड़ी कि दुनिया का ऐसा ताकतवर व्यक्ति जो मर ही नहीं सकता, जिसकी मरने की कल्पना भी समाज भूल चुका हो, कल्पना भी खो चुका हो, जिसकी कल्पना भी खो चुका, उसके खिलाफ झंडा पकड़ा। और उसके खिलाफ जब झंडा पकड़ा तो ईश्वरीय सत्ता भी विचलित हो गई और भगवान स्वयं नरसिंह अवतार, आधा जानवर आधा इंसान बनकर सूर्यास्त के समय न दिन में रात में घर की चौखट पर अपनी गोदी में उठाकर बकनक से सीना फाड़ दिया, बकनक से सीना फाड़ दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रजातंत्र में वो बकनक आपके हाथों में, और उन बगनखों को लोकतंत्र में सत्ता के भय से वोटा मत करो। राजतंत्र की जो परंपराएं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद इस मुल्क में स्थापित हो गई, अब तो दिल्ली की सत्ता साम दाम दंड भेद, विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव के 4 महीने के अंतराल के अंदर महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में 79 लाख नए वोट जोड़ दिए जावे और भारत की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पंगु जैसी बन जावे, लाचार बन जावे। लाचार हमारी परंपराएं नहीं है। लाचारी को दूर करके लाचारी के हालात बनाने वाले को बगनक से छाती चीरने की हमारी परंपराएं हैं। वो बगनक आज आपके पास है। क्यों भय से, क्यों छोटा ईमान बेचकर? मुझे कभी कभी लगता है, मुझे 2-4 कांग्रेस के लोग आते हैं, भाई साहब फलाना बिक गया, भाई साहब फलाना बिक गया, फलाने की कीमत इतनी है, फलाने की कीमत इतनी है, और करोड़ों में है और कुछ वोटों की हजारों में कीमत है। मैं आज यहाँ अगर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, भगवान करे ये सारी बातें झूठी हो, लेकिन प्रजातंत्र की व्यवस्था में जब बसंत पर्व आता है तो मजदूरी करने वाला भी ये सपना देखने लगता है, मुझे गांधी नेहरू की आजादी की लड़ाई के लोकतंत्र ने अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया है। मैं कल सवेरे जाऊंगा, अपनी मन की सरकार को चुनूंगा। इस समय की व्यवस्थाओं में अगर लोगों के विश्वास को खरीदने की परंपराएं कायम हो जाए, विश्वास की सौदेबाजी होने लग जाए, तो मैं प्रबुद्ध जन से, मंच से लेकर नीचे तक कहना चाहता हूं, विश्वास, वोट विश्वास है, भरोसा है, ईमान है, बाजार में बिकने वाली आलू भिंडी नहीं है।
कि बिरला जी ने 150 करोड़ खर्च करके ईमान खरीद लिया। जिस समाज का ईमान बिकने लगेगा, जिस समाज का ईमान खरीदा जाने लगेगा, वो समाज गिर जाएगा। और समाज को गिराने की परंपरा कायम करने वाले लोग इस मुल्क को धोखा दे। हम तो विश्व गुरु बनाना चाहते थे और वो मोदी जी के राज में ही संभव है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, भारत के कोटा के इन प्रबुद्ध जनों के माध्यम से मोदी जी, अमित शाह जी, तुम भारत के ईमान का सौदा करके बिकाऊ ईमान का समाज बनाकर किस तरीके से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो? विश्व गुरु की परंपराएं तो सम्राट अशोक महान ने स्थापित की, विश्व गुरु की परंपराएं तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने स्थापित की, विश्व गुरु की परंपराएं तो यहाँ पर विक्रमादित्य ने स्थापित की। जिन परंपराओं में भारत की बौद्धिक और नैतिक शिक्षा का ऐसा दबदबा सारे संसार में कि दुनिया के लोग नालंदा में, दुनिया के लोग तक्षशिला में, न जाने कितने कितने बड़े विश्वविद्यालयों में आकर वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लालायित होते थे, तब भारत विश्व गुरु था। भारत विश्व गुरु इसलिए नहीं था कि परंपराओं को पलीता लगाया जा रहा है, पलीता लगाया। क्या मैं ये सवाल आपकी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के गृह मंत्री जी से पूछ सकता हूं? और अगर ये परंपराएं त्योहारों की इतनी सुदृढ़ है, अचानक ही थोड़ी हुई, न जाने कितने लाखों साल पहले इतिहास में हिरण्यकश्यप लोग। और यूं तो फिर आप राम राज्य की बात करो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक मित्तल से गीत गवा दिया, सारा भारत को नचा दिया। क्या कोई राम को ला सकता है? संसार का अधिष्ठाता, संसार का सर्वण करने और सर्जन करने वाला, संसार का पालन करने वाला, और उसको अब भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है। लेकिन मैं आज आप लोगों से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर परंपराएं गलत है तो परंपराओं का विरोध करने का नैतिक साहस भारत का प्रबुद्ध जन बुद्धिजीवी, अगर वो ये कहेगा मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना, तो फिर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस विचार के कारण आप भारत राष्ट्र के रामायण के एक कुपात्र के नजदीक जाकर बैठ जाओगे। जब राम के राज तिलक का अवसर आया, सारा संसार आह्लादित हो रहा था, एक कुपात्र उदास था कि मैं केकई का बेटा अगर राजा नहीं बना तो मोतियों की माला तो मुझे मेरी महारानी से मिलने वाली है। और तब लोगों ने पूछा क्यों उदास हो? और जब केकई कन्विंस नहीं, कल वो महारानी बनने वाली है, महारानी के सामने आप लोगों की क्या वक़्त रह जाने वाली है, और मेरे को तो क्या लेना देना। अगर भारत की जनता की मानसिकता ये बन गई, केकई कहती है को नृप भय हमें क्या हानि, चेरी छाड़ी न होए बरानी। कोई राजा बने, राम बने, भरत बने, हमको क्या हानि, हम दासी का जीवन छोड़कर कोई रानी तो बनने वाले नहीं। अगर ये भारतीय समाज की मानसिकता बन गई, राजा कोई बने, हमको क्या लेना देना यार। 5-10 हजार रुपए का वोट मिल रहा है, बिरला जी ने 1500-150 करोड़ जितना, मुझे पता नहीं, भगवान जाने क्या है नहीं किया है, लेकिन क्या है तो ये हमारी सनातन परंपराओं पर प्रहार है। ये भारत के आदर्श नैतिक समाज के सदाचारों की हत्या है, उन मूल्यों की, परंपराओं की, जो भारत को फिर से एक नए सिरे से समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, विचारवान, चरित्रवान, चिंतनवान एक विश्व गुरु बनने के रास्ते पर जो विचार ले जाएगा। विचार ही आत्मा की ताकत है, विचार ही राष्ट्र की ताकत है। जिस व्यक्ति के पास विचार नहीं, जिस राष्ट्र के पास विचार नहीं, उस राष्ट्र की आत्मा जीवंत नहीं हो सकती। जिसके पास विचार नहीं, उस व्यक्ति की आत्मा जीवंत नहीं हो सकती, और जिसकी आत्मा जीवंत नहीं है क्या कहेंगे उसको। और इसीलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं,
प्रबुद्धजनों से कहना चाहता हूं, भारत का प्रबुद्धजन मौजूदा राजनीति में जब धर्मांधता की ऐसी आंधी चला दी गई है, उस आंधी में अपने मत को, अपने विवेक को ऐसा लगता है या तो खो चुका है या भय से गिरवे रख चुका है। उसका विवेक होना, भय से विवेक को गिरवे रखना और मजदूर का आत्मसम्मान अपने भोग से अपना शासन बनाने की उसके सपने को सौदेबाजी में बदल दिया जाना, ये सब अपने आप में भारत की परंपराओं पर प्रहार है। भारत की परंपराओं को जिंदा करने का रास्ता नहीं है, जिसका ढिंढोरा पीटकर, जिसका प्रचार प्रसार कर कर हम ही उन परंपराओं के वाहक हैं और हम रहेंगे तो ही ये राष्ट्र रहेगा और मोदी जी रहेंगे तो हिंदुत्व रहेगा। मोदी जी नहीं थे तो ये क्या हिंदुत्व मर गया था बोल। और मैं धर्मांधता कट्टरता को लेकर कहना चाहता हूं, कभी कभी मैं आजकल कांग्रेस पार्टी की बैठकों में कहता रहता हूं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उस हिंदुत्व का विरोधी नहीं हूं। मैंने कल परसों ही ईदगाह पर जब मैं ईद की मुबारकबाद देने गया था तब वहां खड़ा होकर प्रेस को कहा था, मैं हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, परंपरा से, जात से, धर्म से, ईमान से, लेकिन हिंदुत्व उन्मादकता से परंपराओं पर प्रहार करने की कहां इजाजत देता है। जो उन्मादी समाज बनाकर परंपराओं पर हमला करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जरा हमने बचपन में पढ़ा है, ये प्रबुद्धजनों किताबों को पढ़कर ही प्रबुद्धता व्यक्ति के जीवन में आती है। आप लोगों ने भी तो यदा कदा किताबें पढ़ी ही होंगी या नहीं पढ़ी? और पढ़ी है तो हमने पढ़ा है भारत की विशेषता विविधता में अनेकता, भारत की विशेषता अनेकता में एकता। भारत गंगा जमुनी तहजीब का राष्ट्र है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। तब मैंने कहा, जरा भारत के गृह मंत्री जी, आप बहुत ताकतवर हो, जरा इस बात को पढ़ते पढ़ते भारत यहाँ तक प्रजातंत्र के 75 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। हिम्मत हो तो कहो, इस धर्मांधता के वातावरण में भी ये कहने का साहस करो, हम भारत की गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा को नहीं मानते। ये कहने का साहस करो, हम भारत की अनेकता में एकता, विविधता में एकता, उस परंपरा को नहीं मानते। भारत आपको गंगा जी में बहा देगा, गंगा जी में। भारत के चेहरे में एक कोने में आज भी राष्ट्रीयता जिंदा है और मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, उस धर्मांधता के माहौल में भयग्रस्त कांग्रेस ऐसा लगने लगी है, हम किस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं हमको तो पता ही नहीं। तब मैं कहता हूं, जरा एक बार नेहरू के को छोड़कर पटेल पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। गांधी और अंबेडकर के विचार को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पोजीशन में लेना चाहती है, लेकिन जो मूल राष्ट्रीय विचार है, जिसका खून कर दिया गया, जो कांग्रेस ने मुल्क को दिया था और मुल्क को दिया नहीं था, उस राष्ट्रीय विचार में से राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ और भारत की आजादी का रास्ता बना। और उस राष्ट्रीय विचार और राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक कृति के रूप में 1885 में कांग्रेस पार्टी देश के सामने खड़ी हुई। आज उस राष्ट्रीय विचार को जैसे गौण कर दिया गया हो, अस्तित्वहीन कर दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने मूल विचार को, मूल चिंतन को खो दिया और अपने आप को वैचारिक धरातल पर अगर गरीबी की सीमा रेखा पर लाकर खड़ा कर दिया, हम कहां खड़े हैं? छाती ठोक कर ये कहने की आवश्यकता है, इस मुल्क में राष्ट्रीयता का विचार लाकर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करके राजनीतिक रूप से भारत की आजादी का रास्ता बनाया। और रास्ता बनाने के बाद दो देश भले ही हो गया हो, उस राष्ट्रीय विचार की ताकत को कमजोर करने के लिए अंग्रेजी सल्तनत ने भारत में सांप्रदायिक संगठन तब भी बनाए, केवल हिंदू और मुसलमान नहीं। कभी कभी इतिहास के भारत को पढ़ा करो,
केवल हिंदू और मुसलमान को सांप्रदायिक संगठनों में बांटने का प्रयास राष्ट्रीय आंदोलन को, गांधी नेहरू पटेल के आंदोलन को कमजोर करने के लिए नहीं किया, भगत सिंह की आवाज को कमजोर करने के लिए इतिहास में हिंदी और पंजाबी भाषा का विवाद भी इतना बड़ा कर दिया कि भगत सिंह को लिखना पड़ा, पंजाबी मेरी मातृभाषा है लेकिन हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र सबसे बड़ा है और राष्ट्र के लिए मेरे जीवन का बलिदान हो, मैं इस मार्ग पर जा रहा हूँ। क्या क्या बाधा अंग्रेजों ने नहीं पैदा की, आज वही अंग्रेजी समय की बाधाएं भारत राष्ट्र के सामने पैदा की जा रही है। इस पर चिंतन कौन करेगा, कौन करेगा चिंतन? अगर प्रबुद्ध आदमी ने अपने चिंतन को खूंटी पर टांग दिया या उसके चिंतन को ग्रहण लग गया तो भारत के ग्रहण लग जाएगा मित्रों, और तब इतिहास तुम सब प्रबुद्ध जनों को अपराधी लिखेगा, अपराधी लिखेगा। और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, भारत किसी की बपोती नहीं, धर्मांधता के नाम पर भारत कहां जा रहा है? इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी लोग बैठे हैं, कुछ ईद को मानने वाले, कुछ नए साल को, होली को, तीज को, त्योहार दिवाली हिंदू को मानने वाले लोग बैठे हैं। मैं 1947 में इस मुल्क की आजादी के बाद जैसा सुना पड़ा है, भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों में बदल गए। पाकिस्तान के जिना अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए और पूछा हमारे मुल्क को आपकी कृपा चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा जरा बताइए अमेरिका आपके मुल्क को समृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ दे सकता है? जिन्ना का सवाल था, बाकी सब तो हम कर लेंगे, धर्म के आधार पर देश बटा है, दंगे हुए हैं, हम इंतकाम लेंगे और हम बम और बारूद की ताकत जुटाएंगे, भारत को सबक सिखाएंगे, जरा इसमें मदद कीजिए। पहले दिन बंटवारे के बाद भारत के प्रति रिवेंज की भाषा, सांप्रदायिक विद्वेष की भाषा और बंदूक और बम की भाषा जिन्ना ने सिखाई, कट्टरता की भाषा। पाकिस्तान को उसका परिणाम यह हुआ, आज पाकिस्तान अपने कर्मों से जर्जर और घुटनों पर चलने वाला राष्ट्र बन गया। और जब जवाहरलाल नेहरू गए अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, उनसे पूछा क्या चाहिए, आओ जिन्ना जी तो ये मांग कर गए, बोला ये सब तो हम जुटा लेंगे, हमें न रिवेंज चाहिए न दुश्मनी चाहिए, हम तो सौहार्द के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मुझे तो मेरे भारत के वैभव के लिए, भारत की नौजवान बालपन को भविष्य के रूप में सर्जित करने के लिए अमेरिका से भी बेहतरीन टेक्निकल एजुकेशन, IIT जैसे संस्थान चाहिए। गरीब भारत के इलाज के लिए, बीमारियों में अनुसंधान के लिए एम्स जैसे संस्थान चाहिए। भारत के बेकार हाथ के काम के लिए मुझे इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। मुझे भारत की उजड़ पड़ी ऊपर खाबड़ संपदा, मातृभूमि को स्वच्छ श्यामला बनाने के लिए, उसकी कोख हरी भरी करके भारत का पेट भर के उस जीवन में आत्म समृद्धि लाने के लिए पाखड़ा नांगल गांधी सागर चाहिए, कोटा बैराज चाहिए। तब जाकर भारत राष्ट्र आज नेहरू की नीतियों से आत्मनिर्भर संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र बनने के रास्ते पर गया। और वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का परिणाम हुआ होगा, यदा कदा आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति, तब तो मोदी जी का देश की राजनीति में नामो निशान ही नहीं था। अमेरिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, अमेरिका के लोगों सावधान, भारत के लोग आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था पर कब्जा कर लेंगे। और फिर बाद में ओबामा राष्ट्रपति बने, वो भी कहते हैं भारत, अमेरिका के लोगों सावधान, भारत के लोग आ रहे हैं, कब्जा कर लेंगे। तब सपना नहीं आ रहा था कि कोई एक 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री आने वाला है जो अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। सपना नहीं था, वो नेहरू की नीतियों का बढ़ता हुआ भारत दुनिया को दिख रहा था कि भारत में IIT जैसी एक ऐसी तकनीकी शिक्षा की नींव जवाहरलाल नेहरू रख कर गए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट सर्जन का कारखाना बन गया, दुनिया की सबसे महंगी
प्रोडक्ट बन गया। देश को चलाने के लिए समृद्ध और शक्तिशाली बुद्धिमानी का प्रोडक्ट बन गया। उसका विस्तार सारे संसार में हो रहा है। हम अगर प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं हुए तो हमारी निर्भरता बन जाएगी। ये नेहरू की नीतियों का भय। और आज तो धर्मांधता करके, कट्टरता करके, भारत में हिंदू सुरक्षित चाहिए तो फिर मोदी चाहिए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा वो ही 47 के जिन्ना की सोच। पाकिस्तान अगर सुरक्षित है तो कट्टरता चाहिए। आज अमृतकाल का नारा देने वालों, पाकिस्तान की 47 की सोच के नजदीक आज भारत को ले जाकर खड़ा करने वाले लोगों, भारत के भविष्य की चिंता करो। इस सोच से भारत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस सोच से भारत की समृद्धि पर, भारत के भविष्य पर सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे। भारत की तहजीब और परंपराएं मिट जाएंगी। जिन परंपराओं के ढिंडोरे बाजों, उनके परचेजिंग सेलिंग करने वालों, उनके नाम से मत को अपने पक्ष में करने वालों, जरा थोड़ी चिंता करो। उन परंपराओं की चिंता करो, भारत की चिंता करो। भारत सौहार्द का राष्ट्र है। भारत सहिष्णुता हमारे जीवन का हिस्सा है। हम सबको समाकर चलते हैं, निकाल कर, झगड़ कर, लड़कर, तोड़कर चलते हैं। ये हमारी परंपरा में नहीं है। ये न हमें दिवाली ने सिखाया है, न होली ने सिखाया है, न ईद ने सिखाया है, न गुरु नानक देव ने सिखाया है, न किसी दिगंबर महावीर ने सिखाया है, न भगवान बौद्ध ने सिखाया है। तो फिर ये सीखा किससे? सत्ता की चालबाजियों से। सत्ता की चालबाजियों में भारत राष्ट्र को मत उलझाओ। और भारत राष्ट्र अगर इनमें उलझा तो फिर भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इन हालातों को अगर भारत का बुद्धिजीवी तबका समझने में नाकामयाब रहा तो चंद समय बाद आप लिख लेना हालात क्या होंगे। इन परिस्थितियों में भारत को निकालने के लिए अपना योगदान देने में अगर सफल नहीं हो पाया, इतिहास के पन्ने आपको किस रूप में लिखेंगे, ये चिंता आप स्वयं करिए। मैं तो इस अवसर पर आप सब लोगों को उन परंपराओं को जो भारत में सौहार्द पैदा करती है, वो परंपराएं जो भारत की थातियां है, गर्व करती है, हमें इंस्पायर करती है, वैसा समाज बनाए, वैसा राष्ट्र बनाए। विक्रमादित्य का राष्ट्र बनाए, चंद्रगुप्त का राष्ट्र बनाए, सम्राट अशोक महान का, भगवान बुद्ध और महावीर का राष्ट्र बनाए, उन परंपराओं का राष्ट्र बनाए। ये विचार की ताकत जो परंपराएं हमारे को देती है, उनको जिंदा रखो, उनको मरने मत दो। इतना ही आज मैं आपको इस अवसर पर कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।